जय सत्यम सिद्धाने में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाने आशीर्वाद। गुरुजी, आपने अभी आर्ट कंपटीशन कराया था और कविता प्रतियोगिता कराई थी जिसमें विषय था नारी, और पूर्णिमा देवी का आर्ट कंपटीशन हुआ था। और अभी मुगदर भी होने वाला है। मुगदर कंपटीशन चल रहा है भाई। जो अगर मुगदर प्रेमी है 30 सितंबर तक उसकी पार्टिसिपेशन डेट है, आप उसमें भी ले सकते हैं। और क्योंकि आप हमें लठिया भी सिखाते हैं तो आप इसकी प्रतियोगिता भी करा रहे हैं, जिसका भी आप डिस्कस कर रहे थे, डिक्लेरेशन होना, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो देखो भक्तों, देखिए ये सब कलाएं और भारतीय कलाएं, विदेशों में भी ये कलाएं हैं, लेकिन इसकी अनेकों कलाओं में से कुछ कलाएं आपको करके दिखाएंगे। पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसके मूवमेंट हैं उनको समझें, वो समझाते हुए बताई जाएगी। फिर हमारा जो शिष्य यतेंद्र घंसल ये बताएगा, और फिर जो है हेमेंद्र तोमर वो सिखाएगा उसको एक एक मूवमेंट। तो उन मूवमेंट के आधार पर आप करें, बाकी इस विषय को यतेंद्र जो है वो बताएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिसमें आपको मिसकंसेप्शन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आप वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि आपकी भावना को ठेस पहुंचे कि आप हमने ये सुन लिया और कंपटीशन में रिजल्ट जब अनाउंस किए गए तो ये बताई गई बात। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो आप वहाँ भी चेक कीजिए, उसके बाद पार्टिसिपेट करिए और अपनी स्किल्स दिखाइए। और साथ ही हम एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जिस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल का उसमें टाइमिंग रहेगा शाम 5 बजे से और 8 बजे के बीच। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कॉल कर दें। ज़्यादातर कोशिश करें आप टेक्स्ट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। यदि नहीं होती है तो आप कॉल कर सकते हैं इस टाइमिंग के बीच। सो वी ऑल आर गोना टू डिस्कस ऑल अबाउट competition in Hindi in this video, but if you are comfortable in English then you can read all necessary information in description, because we have written each and everything in English in the description. So if you are comfortable in English then go in the description and watch it here. So let's start. जय सत्यम सिद्धाने में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाने आशीर्वाद। तो गुरुजी, अब मैं इस कंपटीशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन और सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को आसानी हो समझने में और सुनने में, और वो पार्टिसिपेट कर सकें अच्छी तरह से। बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले बात तो हमारी वीडियो में ये आती है कि इसमें जेंडर बायसनेस नहीं है, यानी कि लिंग भेदभाव नहीं है। यदि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, आप सब इस कंपटीशन में हमारे पार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आती है फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होगी इसकी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने इसकी बहुत कम रखी है, जिससे किसी पर जोर ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपटीशन में पार्ट ले सकें। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने इसकी रखी है केवल और केवल मात्र 100 रुपये, यानी 100 रुपीज़। तो अब बात करते हैं कि इस प्रतियोगिता का जो विनर होगा या जो कंपटीशन का प्राइज़ रखा गया है वो रखा गया है, टोटल कंपटीशन का प्राइस है 6000 रुपीज़, यानी 6000 रुपये। जिसमें से जो विनर होगा उसे मिलेंगे 3000 रुपये, जो फर्स्ट रनर अप होगा उसे मिलेंगे 2000 रुपये, और जो सेकंड रनर अप होगा उसे मिलेंगे 1000 रुपये। और पेमेंट आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, वो पहुंचाया जाएगा ऑनलाइन मेथड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाएंगी। जैसे कि आप पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से, और यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है और आपकी वीडियो पे भी आ रहा होगा। और जब आप हमें पेमेंट कर देंगे तो उसकी आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन से भेजनी पड़ेगी हमारे पास। उसमें आपका कंप्लीट नेम होगा, क्योंकि कंप्लीट नेम आपका अलॉन्ग विद सरनेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आदित्य आ जाते हैं तो पता नहीं पड़ेगा कि एक आदित्य का विनर है तो दूसरा है तो वो कौन सा है। तो इसलिए आप पूरा कंप्लीट नाम भेजेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी की स्क्रीनशॉट भेजेंगे और अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी भेजेंगे साथ में। और कई लोगों को ये लगेगा कि व्हाट्सएप नंबर पे ये हम रिसीव करेंगे तो कहीं उनकी प्राइवेसी लीक ना हो जाए। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसका किसी भी तरीके से कोई भी लीक नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें जो विनर होगा उसे तो कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और सेकंड रनर अप और फर्स्ट रनर अप को भी, साथ के साथ हम इसमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे कि टॉप 3 को सर्टिफिकेट अलग दिया जाएगा, और टॉप 10 में जो इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट टॉप 3 उन्हें भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे कंपटीशन के। तो पहला रूल तो इसमें ये होगा कि जो आपको पूरी IGTV वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी। असल में ये कंपटीशन का जो प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे जाके आपको पफसी योग के नाम से पेज है हमारा, यूज़र ID है, और वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी देखनी पड़ेगी और वहाँ भी देखनी पड़ेगी। दूसरा रूल है कि एंट्री फ़ी जो होगी वो कंपलसरी है सभी के लिए। ऐसा ही होना चाहिए कि आपने अपनी वीडियो तो अपलोड कर दी और आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो वो वीडियो आपकी रिजेक्ट कर दी जाए, कंपटीशन का हिस्सा आपको नहीं माना जाएगा। फिर आती है कि जब आप वीडियो बनाएंगे जिस दौरान, तो उस वक्त आपको अपने बैकग्राउंड और लोकेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप अपना फ़ोन रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे, यानी लैंडस्केप मोड पे, जो कि होता है 16:9।
तो ऐसे फ़ोन ना रखें जिससे कि पूरी वीडियो आए। और उसमें खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप लाठी का मूवमेंट करेंगे तो उसमें आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें लाठी टकरा जाए या कोई बच्चा घूम रहा है, या ये इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और लोकेशन जो आपका बैकग्राउंड होगा वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि मूवमेंट हो आपका लाठी का वो पूरी तरह से हमें दिखाई दे सके और उस पर हम जजमेंट दे सकें। फिर आता है कि रिपीटेशन की बात आती है कि लाठी में आपको कितनी रिपीटेशन करनी है। तो देखिए इसमें 3 मूव्स दिखाई जाएंगे आपको, और उन तीनों की अलग अलग रिपीटेशन होगी, और वो आपको जब मूवमेंट दिखाएंगे हम तो उसी दौरान हम आपको स्क्रीन पे बता देंगे कि इसकी कितनी रिपीटेशन करनी है। और फिर उसमें चीज़ आती है कि जो रिपीटेशन हम बताएंगे उससे ज़्यादा या उससे कम आप करेंगे तो आप इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, हमारे कंपटीशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी वीडियो को। और जो आपकी वीडियो बनेगी उसमें 3 वीडियो बनेंगी, क्योंकि 3 मूवमेंट्स हैं इसमें लाठी के, तो तीनों वीडियो 1 मिनट के अंदर आपको परफॉर्म करनी है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। यदि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो इसमें 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि 3 मूवमेंट्स है, तो तीनों वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर 1-1 मिनट की अलग अलग अपलोड करनी है। और उसमें क्या होता है कि वीडियो जो आपकी क्वालिटी है और वीडियो वेल एडिटेड होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो आप में मूवमेंट कर रहे हैं, करते हुए रुक गए, वो सब चीज़ें भी आ गई। वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए। और यदि उसमें ऐसा होगा कि मूवमेंट में आपने कोई चीटिंग की है तो वो हम सब जितने भी गुरु भाई हैं और गुरुजी हैं, अल्टीमेट डिसीजन तो गुरुजी का ही होगा, लेकिन हम सब भी ये सब चीज़ें नोटिस करेंगे तो आपको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जिस वक्त आप अपनी इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करेंगे उस वक्त आपको टैग करना होगा @स्वामी सतेंद्र जी और @पफसी योग। ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये आप देख लेंगे। और साथ के साथ आपको हैशटैग भी यूज़ करने हैं, इन दोनों के ही, स्वामी सतेंद्र जी और #पफसी योग। और साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन पर इस वक्त हैशटैग शो हो रहे हैं वो सारे हैशटैग आपको इसमें कंपलसरी हैं लगाने। उसके अलावा आप जो भी लगा सकते हैं वो लगाइए, बट ये आपको ज़रूर लगाने हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। तो अब बात करते हैं हम जजमेंट क्राइटेरिया की। इसमें जजमेंट क्राइटेरिया में हमने 3 पॉइंट्स रखे हैं आपका। सबसे पहला तो हमारा है कि ये लाइक बेसिस नहीं है, ये एक टैलेंट बेस है। तो हम गुरु भाई और अल्टीमेट डिसीजन तो गुरु जी का ही होगा, तो हम ही लोग जज करेंगे इसे। सेकंड पॉइंट है आपका कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। आपका जो हमने वीडियो में आर्ट करके दिखाई है आपको नहीं फॉलो करना है, आपको अपनी तरफ से कोई और वो नहीं करनी है। तो और थर्ड पॉइंट आता है हमारा आपका परफेक्शन का। अब आप सोच रहे होंगे परफेक्शन में क्या आता है, तो हम आपको डिफाइन करते हैं। परफेक्शन में आपके 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आपका आता है वीडियो बैकग्राउंड और लोकेशन। परफेक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वीडियो बैकग्राउंड एंड लोकेशन। सेकंड पॉइंट आता है आपका बोस्ट ऑफ स्पिनिंग। थर्ड पॉइंट आपका आता है बोस्ट ऑफ जो आप स्पिन करते हैं उसमें कितनी स्मूथनेस है, उसमें आपकी कितनी स्पीड है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका आपके करेक्ट रिपीटिशन है और आपका बॉडी पोस्चर ठीक है कि नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका यूनिकनेस, जिसमें आपने जो आपने बोस्ट ऑफ स्पिन किया है उसमें आपको कितनी यूनिकनेस है। तो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा यूनिकनेस का। यूनिकनेस में हमारा ये देखा जाएगा कि आप जब बोस्ट ऑफ स्पिन करना शुरू करते हैं और जब आप एंड करते हैं तो उसमें आपकी कितनी यूनिकनेस है, आप किस तरीके से नमन करते हैं, जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है। तो और इसमें ऐसा ना हो कि आप अपनी कोई अलग ही आर्ट जोड़ दें, इसमें आप करना वही है, बस आपको अपनी यूनिकनेस से करना है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जजमेंट क्राइटेरिया के। तो अब बात करते हैं कि जो कंपटीशन है हमारा वो कब से शुरू हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं। तो ये कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2020 से, यानी नेक्स्ट मंथ से, और ये चलेगा 31 अक्टूबर 2020 तक, यानी पूरे आपको 2 महीने दिए जाएंगे, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपको अनाउंस किया जाएगा 1 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर के बीच। तो भक्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पूरा कंपटीशन होना, रिपीटिशन किस किस प्रकार होनी है। तीनों मूवमेंटों को ठीक से देखें और किसी प्रकार का विवाद जो है यहाँ कोई मान्य नहीं होगा। जो हम करेंगे वही मान्य होगा। ये नहीं है कि मेरा तो ये तार, मैं तो बहुत चैंपियन हूँ, मैं तो ये सब, ये कुछ नहीं चल रहा है। तो देखो भक्तों, यहाँ 57 साल की उम्र हो गई और कम से कम 40 साल तो इन लठियाओं को भांजते हुए, मुकदर भांजते हुए, डंड वगैरह लगाते हुए समय बीत चुका है। तो हमें बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के लेके, किस प्रकार किए जाती हैं। हमने पुराने से लेके वर्तमान तक का सब समय देखा है। तो कितनी कलाएं हैं वो सब आती हैं। तो आप जो है उस जजमेंट के अंतर्गत तुम्हें जज किया जाएगा, उस जजमेंट को स्वीकारेंगे। और इसी के साथ क्या अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय भक्तों। अब मैं जो मूवमेंट दिखा रहा हूँ, लठिया जो प्रतियोगिता होने जा रही है उसके अंतर्गत, और जो शिष्य हैं वो अलग अलग प्रकार की करेंगे। और जो मेरा है उसे मूवमेंट को देखें और उसकी गिनती को देखें, किस तरीके से गिननी है और सादा भाव से उसे करना है।
नमन किया जाता है पहले। तो नमन में ये है कि जैसे आप एक रिलैक्स है, ये तो हो गया रिलैक्स होना, और फिर ये चीज़ आती है अलर्ट, और अलर्ट के बाद ये चीज़ ऐसे, ये तो है। तो जिस प्रकार मैं एक मूवमेंट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस तरीके से होंगे। ये जो है एक, ये गई 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 इस तरीके से आएंगे। ये जो 4 मूवमेंट हुए, ये एक सर्किल बना और एक सर्किल गिना जाएगा। ये इस प्रकार जो है 4 जो है ये मूवमेंट एक सर्किल बनेगा, और सर्किल को जो है आपको 10 बार घुमाना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर। तो आप ऐसा करें और अभ्यास करें। इस जो 4 मूवमेंट थे, जो एक सर्किल बनता है, उसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे एक अतिरिक्त मूवमेंट है, वो तो लठिया घूम के आती है, ये ध्यान रखें, वो मूवमेंट में नहीं गिनी जाएगी। जैसे आप ये शुरू करोगे तो ये 1 2 3 4, अब ये वापस जब आती है तो ये एक अतिरिक्त मूवमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे, समझे। तो ये बीच के उसे नहीं गिना जाएगा, 4 ही का ही रहेगा, उससे एक सर्किल बनेगा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. जय सत्यम सिद्धांत भक्तों। अब मैं जो मूवमेंट दिखा रहा हूँ लठिया जो प्रतियोगिता होने जा रही है उसके अंतर्गत, और जो शिष्य हैं वो अलग अलग प्रकार की करेंगे, और जो मेरा है उसे मूवमेंट को देखें और उसकी गिनती को देखें किस तरीके से गिननी है, और सादा भाव से उसे करना है। नमन किया जाता है पहले। तो नमन में ये है कि जैसे आप एक रिलैक्स है, ये तो हो गया रिलैक्स होना, और फिर ये चीज़ आती है अलर्ट, और अलर्ट के बाद ये चीज़ ऐसे, ये तो है। तो जिस प्रकार मैं एक मूवमेंट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इस तरीके से होंगे। ये जो है एक, ये गई 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 इस तरीके से आएंगे। ये जो 4 मूवमेंट हुए, ये एक सर्किल बना और एक सर्किल गिना जाएगा। ये इस प्रकार जो है 4 जो है ये मूवमेंट एक सर्किल बनेगा, और सर्किल को जो है आपको 10 बार घुमाना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर। तो आप ऐसा करें और अभ्यास करें। इस जो 4 मूवमेंट थे, जो एक सर्किल बनता है, उसमें कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे एक अतिरिक्त मूवमेंट है, वो तो लठिया घूम के आती है, ये ध्यान रखें, वो मूवमेंट में नहीं गिनी जाएगी। जैसे आप ये शुरू करोगे तो ये 1 2 3 4, अब ये वापस जब आती है तो ये एक अतिरिक्त मूवमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे, समझे। तो बीच के उसे नहीं गिना जाएगा, 4 ही का ही रहेगा, उससे एक सर्किल बनेगा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.
I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो जैसा कि आपने देखा, अभी गुरुजी ने पहला मूवमेंट करके दिखाया, दूसरा मूवमेंट मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको पूरी तरीके से ध्यान से देखना होगा। जैसे मैं करूँगा स्लोली करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप ठीक से समझ सकें और सीख सकें। क्योंकि इसमें मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। देखिए, लाठी को आपको पहले ऐसे रखना अपने हाथ में, ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे जब आप ऐसे करेंगे, लाठी को ऐसे रखेंगे तो यहाँ से जाएगी, इस हाथ में एक बार टर्न लेगी, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर आपका ये यहाँ आके और फिर आ जाएगा। ये एक रिपीटेशन आपका माना जाएगा। ऐसे आपको 20 रिपीटेशन करने हैं इसमें। पहला रिपीटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ फिर दूसरा सीधे हाथ से लेंगे आप, फिर ये जाएगा, ऐसे टर्न लेगा, फिर यहाँ टर्न लेगा, फिर एक टर्न लेगा, फिर ये यहाँ टर्न लेगा और फिर यहाँ के कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा रिपीटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं आपको पीछे से भी करके दिखाऊंगा। जैसे ये तो था फ्रंट से मूवमेंट, अब फ्रंट से मैं आपको जैसे ये करके ये जाएंगे, अब यहाँ जाएगा ये बैक में। बैक में आप देखिएगा कि हाथ का मूवमेंट कैसे रहता है। यहाँ ये ऐसे टर्न लेगा, फिर यहाँ दूसरा हाथ पकड़ेगा, ये इसे आगे लेकर आएगा। यहाँ एक आपका रिपीटेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर से देखिएगा, इसे ऐसे गया, दूसरे हाथ से पकड़ना है, इसे आगे लेके आना है, ये यहाँ आपका दूसरा रिपीटेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको 20 रिपीटेशन करने हैं इसमें। तो ये हो गया सेकंड मूवमेंट। तो आप इसे अच्छी तरह से देखें। वीडियो में आपको यदि समझ में नहीं आया है तो इसे रिवर्स करें और फिर से देखें, क्योंकि बार बार देखने से कई चीज़ समझ में आती है। और आप इसे पूरी तरह से प्रैक्टिस करें। पूरे 2 महीने दिए जा रहे हैं आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करें और कंपटीशन में पार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन का मज़ा होता है। तो अब मैं आपको तीसरा मूवमेंट बताऊंगा। तीसरा मूवमेंट कैसे करना है। जैसे कि पहला मूवमेंट गुरुजी ने और दूसरा मूवमेंट हमारे गुरु भाई यतीन्द्र ने बताया था, तो मैं आपको थर्ड मूवमेंट बताऊंगा। उसके लिए आपको लाठी को अपने को, जैसे आपकी लाठी इस तरीके से होती है, आपको अपना हाथ रिवर्स करके कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ताकि आप जब टर्न लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में आए। तो आपको स्टार्ट करने के लिए पहले इस पोजीशन में खड़ा होना है। आप अपना जो हाथ है, एक हाथ उसे या तो यहाँ रखे या फिर पीछे रखे, ताकि इसमें ना लगे आपका बो स्टार। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ से एक ऐसे टर्न लेना पड़ेगा, इस तरीके से एक टर्न लेके जब आप टर्न लेंगे तो आपको जो ये वाला बो स्टाफ का ये वाला हिस्सा है, ये घूम के आपको हाथ रोटेट करना, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जब आप ये यूँ लेंगे टर्न, तो आपका ये हिस्सा इस तरीके से आ जाएगा, आपका हाथ यूँ सीधा हो जाएगा। इसे लेने के बाद आपको एक टर्न लेना है यहाँ पर, और एक टर्न फिर पीछे ले जाना है। फिर इस पीछे से ही, जैसे मैं आपको दिखाऊँगा, जब आप एक टर्न लेते हैं यहाँ से, आपने एक ये लिया, इसके बाद एक टर्न आपका पीछे गया, आपको फिर पीछे से एक टर्न ऐसे लेना है, ताकि आपका हाथ यूँ आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा आपका हाथ। आपको फिर वही एक होने वाला हिस्सा मोड़ना है आपको, और ये हिस्सा यूँ लाना है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको यूँ आएगा वो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आपका एक रोटेशन, एक
सर्कल कंप्लीट होगा। इसे एक पॉइंट में गिना जाए, पर हैंड से 10 करने हैं आपको। तो जैसे कि आपने देखा कि आपको यहाँ से शुरू करना है। स्लो में दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे जाना है, जब आपको वापस लाएंगे तो आपका जहाँ से स्टार्ट किया था आपने, वहीं इसी पोजीशन पे जब आपका यहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आपका एक मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक यहाँ से लेकर यहाँ पर आपका एक मूवमेंट कंप्लीट है पूरा। अब आपको एक बार साइड से दिखाता हूँ, एक बार पीछे से दिखा दूंगा। आपको कुछ इस तरीके से जाना है और आपका एक मूवमेंट कंप्लीट। पीछे से देख लीजिए आप, आपका एक मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे दोनों हाथों से 10-10 मूवमेंट करना है, यानी टोटल 20 मूवमेंट होंगे आपके। मैं आपको लेफ्ट हैंड से भी दिखाता हूँ। जब आपको लेफ्ट हैंड से कोई प्रॉब्लम होती है तो सेम वही तरीका आपको जैसे स्टाफ पकड़नी है वैसे पकड़नी है, बिल्कुल मिडिल में से। आप जब इसे रोटेट करें, ये कुछ इस तरीके से आएगा। जब आपने रोटेट किया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर आपका हाथ यहाँ पर जब आता है आपका हाथ, तो यूँ, तो यहाँ पर एक रोटेशन लें, पीछे भी ऐसी एक रोटेशन लें, और फिर बिल्कुल कोहनी को बंद करते हुए वापस ले आएँ। आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रोटेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड से 10 रेपिटेशंस करने हैं। टोटल 20 रेपिटेशंस होंगे आपके 1 मिनट के अंदर। तो आपको शुरुआत ही राइट हैंड से करनी है। तो अब आप जब देखेंगे आप, तो आपको इस तरीके से करना है। जब आपको हैंड स्विच करने हो आपके, तो आपको कुछ इस तरीके से लेके आना है। जब आपका यहाँ आएगा तो आपको इस हैंड से पकड़ना है और आपका बिल्कुल इस पोजीशन में आना चाहिए। इस पोजीशन में आप एक टर्न लेके आपका बिल्कुल यहीं आ जाएगा फिक्स। तो आपको फिर यहाँ से एक और रोटेशन, फिर आप अपने लेफ्ट हैंड से शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये रिपीटेशंस पर हैंड से 10 टाइम्स करनी है, यानी कि टोटल 20 टाइम्स। ये रिपीटेशन आपको अंडर 1 मिनट करनी है। आपको 1 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा पूरा, आप उसमें कर सकते हैं। आपकी इसमें स्मूथनेस देखी जाएगी, आपकी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी, आपका बो स्टाफ की स्पीड देखी जाएगी। Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. They said, be meek, look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य यतेंद्र, और आज सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है रेही क्रिया योग। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरु जी ने भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं पहले इस टॉपिक पर, रेही क्रिया योग पर, कि ये इस संसार का सबसे श्रेष्ठ ध्यान विधि है, यानी मेडिटेशन मेथड है। क्योंकि इसमें हम अपना तो डेवलपमेंट करते ही हैं, और साथ में इस योग के माध्यम से, इस योग के बल से यदि आप निपुण हो जाते हैं, इसमें बहुत कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, तो आप दूसरे के लिए भी लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी सारी विधियां हैं मेडिटेशन की, जो ध्यान की मेथड्स हैं, वो वन साइडेड है, यानी वो उससे सिर्फ आप खुद को तो लाभ ले सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को प्रदान नहीं कर सकते। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है कि हम अपने योग बल से किसी दूसरे को, यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और इशू है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, किसी भी तरह का इशू है, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर ही हमें आत्मबल की जागृति करनी होती है, इंक्रीमेंट करना होता है। वो कैसे होता है? जब हम निरंतर रेही क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो ये हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने कैसे डेवलपमेंट खुद में महसूस किया है, वो कुछ इस तरह से। जब से मैंने रेही क्रिया योग करना शुरू करा है, तो मानसिक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल और मटेरियलिस्टिक लेवल, दोनों में बैलेंस बनते हुए चलता है। वो बैलेंस कैसे बनता है? क्योंकि जब आप रेही क्रिया योग करते हैं तो आपकी बॉडी के जो मेन चक्रास होते हैं, यानी कि 7 चक्र जो होते हैं, जिसकी फाउंडेशन होती है मूलाधार से, और यहाँ से उठते हुए धीरे 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 हम लास्ट में आके जो रुकते हैं, वो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। उसका तो विषय ही खैर बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है, क्योंकि लोग अपना तपोबल इतने हद तक बढ़ा नहीं पाते हैं।
लेकिन जब आप रेही क्रिया योग करेंगे तो आप वहाँ तक अवश्य पहुँचेंगे। तो जब आप रेही क्रिया योग करना शुरू करते हैं तो आपका फिकर फाउंडेशन से लेकर और टॉप लेवल तक वो आप पहुंच सकते हैं। वो कैसे पहुंचेंगे रेही क्रिया योग से, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है जिसमें पहले मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वादिष्ठान, फिर नाभि, हृदय, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार टॉप। तो धीरे धीरे आप पहुँचेंगे, ग्रेजुअली होगा ये सब। तो अब बात करते हैं कि मेरे अंदर चेंजेस कैसे आए, क्योंकि जब मेरे अंदर चेंजेस आए हैं तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो पहले माइंड का फोकस बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे हम स्टडी पे ध्यान दें या कोई भी चीज़ हो, कोई भी कार्य करते हैं हम अपने जीवन में, जो भी लाइफ में कैसा भी काम होता है, प्रोफेशनल लोग भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, कैटेगरीज होती हैं बहुत। तो अब वो अपने काम में ही कैसे माहिर हों, ये सब चीज़ें इसके साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हमें अंदरूनी तौर पर ये चीज़ महसूस होना शुरू होती है कि क्या चीज़ वाकई सही है और क्या चीज़ वाकई गलत है, कैसे हमें चीज़ों के साथ बैलेंस बनाना चाहिए और कैसे नहीं, किस चीज़ को नेगलेक्ट करना चाहिए, किसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी बातें हम सीखते चलते हैं साथ के साथ। तो पहले मेरा फोकस नहीं होता था किसी भी काम पर, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई की बात आती है स्टूडेंट्स की तो होती है जितने भी। तो फिर उसके बाद जब से मैंने रेही क्रिया योग करना शुरू किया तो फोकस बढ़ने लगा धीरे धीरे। साथ के साथ क्योंकि मेरा सेंसिटिव नेचर भी है और प्रकृति से मेरा बहुत लगाव है, प्रकृति के जीव जितने भी हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब चीज़ें, तो उनके प्रति बड़ा मेरा कोमल भाव रहता था कि किसी भी जीव जंतु का जो पीड़ा होती है वो मुझसे सहन नहीं होती। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उन्हें किसी भी तरह से मैं हेल्प कर सकूँ। इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया। फिर जैसे जैसे मैं सोचता हूँ, क्योंकि सेंसिटिव नेचर वालों की ये चीज़ होती है कि उनका पॉजिटिव पॉइंट ही मैं तो पॉजिटिव पॉइंट ही कहूँगा, क्योंकि वो इतनी बारीकी से चीज़ों को देख पाते हैं। अब जैसे इस संसार में कई चीज़ें इतनी गलत हो रही हैं, जैसे कि एक्सेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, तो उस पर ध्यान देते हैं लेकिन अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा कंपाउंड है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, उसका हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंशन उसका इसीलिए हुआ है कि लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन आसानी के चक्कर में लोग हो जाते हैं बहुत उसके यूज़ टू, फिर वो ये नहीं समझते कि इसका असल में हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या उसके रिज़ल्ट होंगे, उसको फेंकने के बाद क्या वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या वो हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, ये सबसे शानदार ग्रह है, तो और इसी पे जीवन है। असल में वास्तव में जो जीवन है वो यहीं पे है, किसी और ग्रह पे है ही नहीं। तो वहाँ पे कैसे रहें, जहाँ हम आज रह रहे हैं इसे कैसे स्वच्छ और साफ़ बनाए रखें। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आती हैं, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते। क्यों आती हैं? क्योंकि जब मैं रेही क्रिया योग करता हूँ तो ये सब चीज़ें हमारे चक्रों से रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे हमारी एनर्जी जिस चक्र में पहुँचती है तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं, क्लियरेंस आने लगती है अंदर से ही। खुद महसूस होता है कि हाँ ये वाकई होना चाहिए और ये नहीं, ये सही हो रहा है और ये गलत हो रहा है। अब इसके साथ मैं बात करना चाहूँगा कुछ अपने बॉडीली डिसऑर्डर्स के बारे में, या इश्यूज़, या फिर जितने भी कोई बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से। तो क्या होता था कि मुझे बचपन से ही कफ की प्रॉब्लम रहती थी, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से यहाँ साइनसेस जो होते हैं हमारे, उसमें कफ डिपोजिट होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होनी है, और उसकी वजह से सेंसिटिव नेचर जो हमारी बॉडी होती है वो सेंसिटिव भी बन जाती है। तो उसमें जैसे जैसे हम रेही क्रिया योग कैसे काम करता है, जब हम रेही क्रिया योग करते हैं तो हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनमें एनर्जी पहुंचती है। एनर्जी पहुंचने के बाद जो डीएक्टिवेटेड सेल हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जिस सेल का जो काम है बॉडी के जिस पार्ट पर, वो वहाँ पे ठीक तरह से पहुँच के उसको फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। तो इसी तरह से आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह की, तो वो रेही क्रिया योग के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 5 चीज़ें भी होती हैं, जो होता है पफसी, जो कि पफसी योग के अंतर्गत भी आती है। आप वीडियोस देख सकते हैं पफसी योग की, गुरुजी ने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। स्वामी सत्येंद्र जी के नाम से चैनल है गुरुजी का, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और पफसी की जो फुल फॉर्म है वो होती है पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एनर्जी। और ये 5 चीज़ हमें रेही क्रिया योग करने से भी मिलती है। तो ये तो कुछ डिसऑर्डर इस टाइप के थे जो मैंने अपने से रिलेट बताए। अब लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें तो अलग अलग तरह के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टांगों से रिलेटेड समस्या, जॉइंट पेन की समस्या होती है, खास करके आजकल महिलाओं में ज़्यादा होती है, बैक रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो प्रॉब्लम भी रेही क्रिया योग से कैसे सॉल्व करें,
क्योंकि जैसा कि मैंने बता दिया, जब आप रेही क्रिया योग करना शुरू करते हैं, बॉडी का एक एक सेल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और जो उसका काम होता है वो पूरी तरह से करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे आप करेंगे धीरे धीरे आपको बेनिफिट मिलने लगेगा, क्योंकि सुनना ये अच्छा लगता है, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनने वाली, यदि आप इसे करेंगे तो करके ही आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। एक लेवल आता है इसमें जो यूथ का होता है। यूथ में डिस्ट्रैक्शन या फिर कहें कि अट्रैक्शन बहुत होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति होता है। तो वो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि लोग भागते रहते हैं इधर उधर, मैंने देखा है, दोस्तों से बात करते हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ से वो अट्रैक्ट हुए, किसी की भी चीज़ से, चाहे वो कला है, फिज़िक है, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो उससे कैसे बचें, यानी बचना इन द सेंस उसे छोड़ना नहीं है, उसे सही तरह से उसको कैसे निभाना है। असल में सच्चा प्यार क्या होता है, ये तो सब कह देते हैं कि प्यार करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल में उसका मीनिंग क्या होता है वो गुरुजी पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और वो सब चीज़ें कैसे आपके अंदर डेवलप हो, जिससे कि आपको भी आगे चल के परेशानी ना हो, सिर्फ गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप ना रह जाए। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेही क्रिया योग करना होगा। जब आप रेही क्रिया योग करेंगे तो आप खुद अंदर से महसूस करेंगे कि हाँ, आप वजह ढूंढेंगे कि इसके प्रति यदि मैं समर्पण भाव रखता हूँ या अट्रैक्शन है तो वो किस कारण से है, और क्या वो यहीं तक रह जाएगा सिमट के, या उससे आगे भी मैं बढ़ पाऊँगा। यदि किसी वजह से कोई ऐसी बात हो गई, और आजकल वो चलता है कि ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये फैशनेबल हो गया है। तो इसका मुझे तो कोई लॉजिक समझ आता नहीं इससे, कि किसी से आप रिलेशनशिप में आओ फिर ब्रेकअप हो जाओ, करते रहो ब्रेकअप करते रहो, तो ये क्या बेवकूफ़पंती होती है। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे आप जब ये सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पे जब आप अपनी वृद्धि करेंगे तो भौतिकता पे उसका असर अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। कि जो आध्यात्मिकता में नहीं रहते, आप केवल भौतिकवादी बने रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं नीचे ही खुद को ढकेल देंगे किसी न किसी लेवल पे, और फिर आप वहाँ जाके डिप्रेस हो जाएंगे, फिर सारी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम वहाँ से बहुत कैड़ी शुरू होती है। उससे बचने के लिए सभी आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, और प्रत्येक इंसान को करना होता है ये। और वो कोई किसी भी लेवल में हो, कोई भी काम कर रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने स्तर पे वो उसमें वृद्धि करेगा। लोगों के प्रति उसकी जो सोच होती है उसमें उसको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, क्योंकि जैसा हम खुद के साथ व्यवहार करवाना चाहते हैं वैसा ही हम फिर दूसरे वाले के साथ व्यवहार करेंगे, और ये होना भी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई गाली ना दे तो आप भी दूसरे को गाली क्यों देते हो, आपको पहले अपने से शुरुआत करनी होगी। तो टोटल जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है वो इंसान को अपने आप से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि यदि मैं किसी से कहूँ कि तुम कसरत करा करो सुबह उठ के और तुम ताकतवर बन जाओगे, ऐसा, वो मुझे देखे सुबह आके सोता हुआ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरा उस पर, कुछ भी नहीं। यदि वो मुझे देखेगा कसरत करते हुए तो उसे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी कि हाँ देखो ये कहते हैं और ये होता भी होगा ऐसा, तो मुझे भी करके देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको इसमें ध्यान रखना है। और अब बात आती है तो यूथ वाली हो गई, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशन में हैं, मैरिड हैं या लिविंग रिलेशनशिप है, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसमें डेवलपमेंट कैसे करें। जब आप परस्पर ध्यान करेंगे बैठ के एक दूसरे का, रेही क्रिया योग का जो सर्कल होता है, जो आप पहले भी कई दफ़ा गुरुजी के द्वारा वीडियो के माध्यम से सुन चुके हैं और कई लोग उसे अडॉप्ट ही कर रहे हैं, तो जब वो आपस में करेंगे आप, तो जो डिवाइन लव की प्राप्ति होगी ना, तभी आपको होगी। अन्यथा आप गिव एंड टेक वाले रिलेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, वही चलती रहेगी, समझौतावाद ही चलता रहेगा। तो जैसा कि मैंने अभी तक बताया रेही क्रिया योग के बारे में, अब आप सोच रहे होंगे, कई लोग तो बिल्कुल ही नए होंगे इस वीडियो पे, जिन्हें पता ही नहीं होगा इस बारे में, कई लोग वीडियोस पहले देख भी चुके होंगे। तो अब जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि अब गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी की कृपा से रेही क्रिया योग की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं, जिसको शुरू किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। और इसमें सिखाने वाले हमारे ही गुरु भाई हैं, गुरु भाई शुभम हैं, गुरु भाई सक्षम, गुरु भाई मौनीश, गुरु भाई हेमेंद्र और मैं। और गुरुजी के जो अन्य शिष्य जो आश्रम डेली नहीं आ सकते, वो अपनी अपनी जगह पे जो दूर स्थान पे रहते हैं वहाँ से भी रेही क्रिया की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब रेही क्रिया ऑनलाइन क्लासेस में 2 बैचेस आते हैं। एक तो होता है बेसिक बैच, जिसमें बिगिनर्स के लिए होता है, जिन्होंने कभी रेही क्रिया योग शुरू नहीं किया और वो शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चल रहा है एक बैच। तो दूसरा बैच है इंटरमीडिएट का, उसमें वो लोग जो बेसिक में महारत हासिल कर चुके हैं या फिर जो गुरुजी की वीडियोस देखकर खुद को इतना महसूस करते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं ये, अब इसके आगे हमें और सीखना, तो उनके लिए इंटरमीडिएट बैच स्टार्ट किया जा चुका है, काफ़ी दिन हो गए, वो भी चल रहा है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो
तो कांटेक्ट करके आप जैसे भी है आपको सब पता चल जाएगा उस बारे में। अब ऑनलाइन क्लासेस की जो फ़ीस है उसकी बात करें तो 200 रुपीज़ पर मंथ इंडियन, यानी जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है, और 500 रुपीज़ पर मंथ ये है इंटरमीडिएट वाले बैच की, केवल वो लोग जो भारत में रहते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से ये सब चीज़ें देख लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने रेही क्रिया योग के बारे में आपको बताया उसे आप वीडियो को पूरा देखकर समझने की कोशिश करेंगे और इसका पूर्ण लाभ उठाकर अपना आध्यात्मिक व भौतिक स्तर को बहुत ऊंचे लेवल तक यानी उन्नति तक ले जाएंगे, जितना कि एक आत्मा को वाकई ले जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। Jai Satyam Siddhanava. My name is Yatendra Mohan Ghansal and I am devotee of Swami Satyendra Satya Sahib Ji. Today I am gonna tell you about Prem Purnima Vrat. What is the importance of Prem Purnima Vrat in our life and why we should definitely celebrate it. And probably most of the people in this video would be thinking that why I am putting on this headphone. So I will tell you that I am using its mic right here. That's why I am using this headphone. I also have a mic in my phone, but my phone is right now distant to me, so I want to record my voice in a clear way, so I'm using this. प्रेम पुण्य व्रत का महत्व क्या है हमारे जीवन में और क्यों हमें इस व्रत को सदैव मनाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हम स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी महाराज के आश्रम पर जाकर ही, यानी गुरुदेव के आश्रम पर जाकर ही इस व्रत को मनाते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम पूरे संसार में इस वक्त फैली हुई है, and also due to the problem of lockdown, this is the main problem, we all are at our homes right now, so we are celebrating this व्रत from our home. आश्रम तो जा नहीं सकते, इसी वजह से हम सभी लोग अपने घर पे इस व्रत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूर्णिमा व्रत संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्रत इसलिए है क्योंकि जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम यानी पर में अपना अहम, यानी पर में अहम देखना, पर में अहम यानी जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरी आत्मा है, उसी के अंदर अपनी अनुभूति करना, इसी को कहते हैं दिव्य प्रेम। और पूर्णिमा में होती हैं 16 कलाएँ, और वो स्त्री के भीतर भी होती हैं और पुरुष के भीतर भी होती हैं। तो 16 कलाओं का जागरण का ये प्रतीक स्वरूप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार में बहुत से व्रत प्रचलन में हैं जो सनातन धर्म में है, और उसके साथ साथ कई और ऐसे सेलिब्रेशंस हम लोग करते रहते हैं, जैसे कि वैलेंटाइंस डे हुआ, चॉकलेट डे, टेडी डे एट्सेट्रा। तो उनका असल में लोगों को मीनिंग या उनकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब चीज़ें तो पता नहीं होती हैं। बस एक दूसरे को देखकर और शुरू कर देते हैं, और वो यूज़लेस है एक तरीके से। उससे अब उसका कोई मीनिंग ही नहीं पता हमें, तो उसको सेलिब्रेट करने से क्या फ़ायदा और क्या उससे लाभ मिलने वाला है। तो इसी के चलते प्रेम पुण्य व्रत शुरू किया गया, जो कि अनादिकाल से ही लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग मनाते आए हैं। लेकिन बीच के कुछ कालों में ये लुप्त हो गया, जिसे स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने, यानी हमारे गुरुदेव ने फिर से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें इस व्रत को रखने का सही तरीका बताया, इसका महत्व बताया। तो इसके महत्व कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, यानी कपल्स, क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्त्रियां आज तक अपने पतियों के लिए व्रत रखती हुई आई हैं, जिसमें कि सबसे मेन व्रत होता है उनका करवा चौथ वाला व्रत। उस व्रत में वो लोग स्त्रियां अपने पुरुषों के लिए, यानी अपने पतियों के लिए सुबह से शाम तक भूखे रहकर और संकल्प लेकर, और यही उनकी इच्छा, उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, उनके स्वस्थ जीवन की। तो उसी तरीके से ये व्रत पतियों को रखना होता है पत्नियों के लिए, यानी हस्बैंड्स को रखना होता है अपनी वाइफ के लिए। और वो संकल्प लेते हैं कि सदैव मेरी पत्नी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और इस तरह की सारी बातें। तो जिस तरह कपल्स ये व्रत रख सकते हैं, उसी तरह से बैचलर्स भी ये व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो बैचलर्स हैं आज उनके पास पार्टनर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली होगा, और यदि नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइसेस। लेकिन यदि होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम आज से ही, तो उसके लिए हम व्रत रख सकते हैं। हमें नहीं पता, इमेजिनेशन कर सकते हो, या फिर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में है तो उसको अज्यूम करके, इमेजिन करके रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये आपकी जो बॉन्डिंग होगी उसको हमेशा के लिए मजबूत बनाएगा ये व्रत, ये संकल्प। और इस संकल्प की शक्ति से ही आपकी आने वाली जो रिलेशनशिप होगी उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। ये तो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को श्रद्धा से और भावपूर्वक मनाते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हम बात करें उन स्त्रियों की जो अपने हस्बैंड को खो चुकी हैं, या उन हस्बैंड्स के जो अपनी वाइफ्स को खो चुके हैं, तो वो भी इस व्रत को रख सकते हैं अपने किसी आइडल को मानकर, यानी कि प्रेम पूर्णिमा व्रत। यानी कि प्रेम पूर्णिमा व्रत की जो आइडल है वो तो प्रेम पूर्णिमा देवी ही है, और वो अपने गुरु को भी मान सकते हैं। तो बात सिर्फ यहाँ मानने की होती है, वो भी भावपूर्वक अपने आइडल को मानने की बात, और उनको आप आइडल समझ के उनके प्रति अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हुए आप ये व्रत भी मना सकते हैं। तो इस व्रत में जो मुख्य सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो होती है एक तो सेब। सेब इसलिए लिया जाता है क्योंकि सेब को संसार का सबसे प्राचीन शाकाहारी फल माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ होती है इसमें सेब के साथ जो चंद्रमा लगाया जाता है। चंद्रमा चांदी में बनवाया जाता है क्योंकि चांदी शीतलता का प्रतीक होती है और चंद्रमा भी शीतलता का प्रतीक होता है। शीतलता का प्रतीक को यहाँ पे इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि प्रेम को शीतलता से ही संबंधित माना गया है। और दूसरी चीज़ होती है इसमें खीर, चावल से बनी हुई खीर होती है, तो उसका भोग भी हम लगाते हैं। पहले सेब काट कर और उसका भोग लगाया जाता है प्रेम पूर्णिमा देवी को और गुरुदेव को। उसके बाद खीर खिलाई जाती है माता प्रेम पूर्णिमा देवी को और गुरुदेव को। और उसके बाद फिर एक सप्तरंगी धागा होता है। तो सप्तरंगी क्योंकि 7 रंग 7 जन्मों का प्रतीक होते हैं, इसलिए वो धागा गुरुदेव के चरणों में लगाकर, माता पूर्णिमा देवी के चरणों में लगाकर हमें जो मेल्स हैं उन्हें अपनी राइट कलाई में धागा बांधना होता है, जो फीमेल्स होती हैं उन्हें अपनी लेफ्ट कलाई में धागा बांधना होता है। और इसी तरह से ये व्रत शाम के वक्त खीर खाकर और सेब का भोग लगाकर पूर्ण किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका व्रत का थोड़ा मनाने का ढंग, जो मैंने अपने अंदाज से बताने की कोशिश की है। बाकी आप पूरा इसका डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्वामी सत्येंद्र सत्य साहब जी के नाम से चैनल है, स्वामी सत्येंद्र जी के नाम से यूट्यूब पर, आप वहाँ पे जाके गुरु जी की सारी वीडियोज़ इस व्रत के संबंध में या और भी बहुत शानदार वीडियोज़ वहाँ पे जो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं वो भी वहाँ पे गुरु जी ने अपलोड की हुई हैं, तो आप उन्हें भी वहाँ जाके देख सकते हैं। इस व्रत की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह व्रत रखने से आप सभी को दिव्य प्रेम की अनुभूति होगी, और जो कि होनी भी चाहिए, और इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो प्रेम है यानी परम अहम, क्योंकि जो प्रेम है असल प्रेम यानी कि डिवाइन लव, उसी को ये व्रत के थ्रू आप अपने भीतर से यानी अपने अंदर से डेवलप कर सकते हैं। आपके मनोबल को ये बहुत उच्च स्तर तक ले जाएगा और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट होगा। और ये सब आप करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय सत्यम सिद्ध है नमः। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय सत्यम सिद्ध है नमः। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम यतिन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और ये एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व होता है सनातन धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि इस दिन हम लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और ये दिन विशेष इसलिए होता है क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही, सनातन धर्म में तो खासतौर पर प्राचीन काल से ही बहुत विशेष महत्व रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी, रामायण भी देखी होगी, जो कि लॉकडाउन के चलते भी आप सभी ने देखी है, टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया था उसे। तो उसमें आपने देखा होगा कि भगवान राम जो हुए हैं उनके भी गुरु रहे हैं, भगवान कृष्ण के भी गुरु रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि जो लोग भगवान राम को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को पूजते हैं, तो वो केवल उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं। उनके जीवन चरित्र को वो नहीं देखना चाहते, जो हकीकत में उन्होंने जीवन जिया है, जो लाइफ स्टाइल उन्होंने जी है, उसे कोई कॉपी या कोई फॉलो नहीं करता। कॉपी करना इज नॉट अ गुड थिंग, फॉलो करके और अपने जीवन में उसे उतारना वो है इंपॉर्टेंट थिंग। वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है और वो ना ही गुरु का महत्व जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ हमारे सनातन धर्म के प्राचीन काल के बारे में, यानी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। बेसिकली ये 4 युग रहे हैं, लेकिन अब जो इस समय प्रेजेंट में चल रहा है वो है स्त्री युग। और ये खोज है हमारे गुरुजी की, यानी कि 87वें मिशन की,
जो गुरुजी ने खोजा है उनकी घोषणा है कि अब जो ये 4 युग आने वाले हैं ये होंगे स्त्री युग। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यानी कि भौतिक जगत में स्त्री ने उच्च से उच्च पद को पा लिया है, हासिल किया है अपनी मेहनत से, वैसे ही आगे चल के स्त्रियाँ आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे लेवल तक उन्नति करेंगी। जैसे कि पहले युग जो 4 युग रहे हैं वो पुरुष प्रधान युग रह चुके हैं और अब जो चल रहे हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है स्त्री युग की। धीरे धीरे ये भी स्त्री प्रधान युग बन जाएंगे जैसे जैसे वो अपना मेहनत करते जाएंगी इस पर। तो प्राचीन काल में होता क्या था? प्राचीन काल में जितने भी आप लोग देखेंगे सभी महान पुरुषों ने या जिन्हें हम भगवान कहते हैं, आज उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही सारी विद्याएं सारी कलाएं सीखी थी। उसके बाद वो अपने यानी कि वो अपनी एजुकेशन लाइफ थी उनकी, और एजुकेशन लाइफ के बाद फिर उन्होंने अपना जिया गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के बाद जो उन्होंने जिया वो दूसरों में बांटा यानी कि वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यासी जीवन भी उन्होंने जिया। तो वैसे ही ये 4 चीज़ें मेन होती थी क्योंकि 4 वेदों से रिलेटेड है ये। जैसे कि पहले आता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो इन चारों चीज़ों को सिस्टमेटिकली गुरु बच्चों को सिखाते थे बालक रूप में, जो गुरु उसमें गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, और करीब 17-18 साल तक की उम्र तक उन्हें वो निपुण बना देते थे प्रत्येक विद्या यानी कि हर विद्या में और हर चीज़ में कोई चीज़ उनसे अछूती नहीं रहती थी। वो एक योद्धा तो तैयार करते थे, साथ में सन्यासी भी तैयार करते थे। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि उन्हें गेरुए वस्त्र पहनाकर और अलग भेज देते कि तुम जाओ वन चले जाओ और कभी अपने गृहस्थ में मत पड़ना। उन सभी लोगों ने गृहस्थ किया। इसीलिए सदैव से हमारे प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है और गुरु होने ही चाहिए हमारे, क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। अब यहाँ लोग सोचेंगे कि मोक्ष का मतलब क्या? जैसा कि तथाकथित फैलाया हुआ है कि मोक्ष का मतलब ये होता है कि जब न जीवन हो न मृत्यु हो और आप 84 लाख योनियों से परे हो जाएं और मुक्त हो जाएं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाता, सब यहीं रहते हैं। बस होता क्या है कि आपकी जागृति हो जाती है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं अपने कई सत्संगों में कि मोक्ष का मतलब होता है मैं की अक्षय अवस्था को प्राप्त कर लेना। जब आप खुद को जान जाएंगे, जब एक आत्मा अपनी सुप्रीम स्टेज को प्राप्त कर लेगी तब वो सुप्रीम सोल बन जाएगी यानी कि परमात्मा बन जाती है। और यही गुरु का उद्देश्य होता है कि आपको किसी के साथ नहीं जोड़ना। जो एक सच्चे गुरु होते हैं, जो एक सदगुरु होते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि जाओ बेटा तुम एक काम करना, शिव जी की आराधना कर लो, कृष्ण जी की कर लो, राम जी की कर लो या उनकी कर लो, XYZ A to Z जितने भी भगवान है वो आपको किसी को भी फॉलो करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप खुद को जानो, अपनी आत्मा का विस्तार करो, क्योंकि आत्मा का विस्तार करना ही वेदों का जो घोषणा थी या उनका जो हम कहें निचोड़ था वो यही था कि अपनी आत्मा को जानना ही एक आत्मा का परम उद्देश्य होना चाहिए। और उसके साथ ही वो संसार के जितने भी कार्य हैं उन्हें करती रहे। ऐसा नहीं कि उसे करने के लिए आप कहीं जंगल चले गए या आपने घर छोड़ दिया, गृहस्थ छोड़ दिया, ये सब बेकार की चीज़ है। गृहस्थ में रहकर ही वो सब चीज़ों को, क्योंकि देखिए ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये एक आत्मा को इन सब चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है या फिर इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर अतृप्तियाँ होती हैं, लालसाएँ होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करे बगैर अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। अब उस मोक्ष तक की जो एक वो होती है ना, एक ट्रैक होता है, तो उस पर गाइड कौन करे भाई? आप सपोज कीजिए कि आप शिव जी के भक्त हैं। मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो सब चीज़ें, तो कहते हैं कि भाई हमारा तो मंत्र है, महामंत्र है महाकाल का या ओम नमः शिवाय, ये सब चीज़ें। तो अब सपोज कर लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं शिव जी की, तो शिव जी आपको गाइड नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस मिलेगी वो गुरु ही देंगे। और यही पीछे से होता आया है। आप आज जिन्हें पूछते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्हें पूछते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि ये नोटिस नहीं किया कि जो भगवान कृष्ण रहे हैं या राम रहे हैं उनके भी गुरु हुए हैं। वो बचपन से उन्होंने गुरु काल में उनसे दीक्षा लेकर शिक्षा वहाँ प्राप्त करी थी, राजघराने में पैदा हुए, उस सब के बावजूद वो चाहते तो नहीं करते, ऐशो आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो एक आत्मा का परम उद्देश्य होता है वो यही होता है कि गुरु के सानिध्य में रहकर सारी कलाएं सीखें, क्योंकि गुरु आते ही जगत में इसलिए हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
तो ये बात करीब 9th स्टैंडर्ड की है, जब मैंने गुरुजी से गुरु दीक्षा ली थी और उस वक्त से लेके आज तक मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अनुभव जो मेरे रहे हैं गुरुजी के साथ, जो अभी तक मैंने सीखा है गुरुजी के सानिध्य में रहकर। गुरु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में और क्यों हमें गुरु बनाना चाहिए, इन सारी बातों पर मैं थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में। तो देखते रहिए और बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक सेंसिटिव पर्सन हूँ। तो सेंसिटिव पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर कुछ और, कि जब भी मैं कोई चीज़ें देखता था, ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है या लोग किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं, तो मेरा अटैचमेंट उनके साथ हो जाता था, ऐसे मानो जैसे कि उनका दर्द मेरा बन गया हो। यानी कि मैं उस लेवल को महसूस कर सकता था जिस लेवल पे उन्हें वो दर्द आज महसूस हो रहा है। तो एक बात करीब है मेरे दादाजी से रिलेटेड, यानी मेरी ग्रैंडफादर की। जब उनकी डेथ हुई थी, जब वो एक्सपायर हुई थी, तो उस वक्त मैं करीब 7 या 8 साल का था। तो बहुत अजीब लगता है जब कोई जिसके साथ आपने 7-8 साल बिताए और इतना लाड़ प्यार से आपको पालते हैं, इतना प्यार देते हैं, सभी के प्रति होता है, सभी के दादा और दादी उनके पोते पोतियों को प्यार करते ही हैं। तो मुझे लगता था कि यार इंसान मरते क्यों हैं, मैं ये सोचता रहता था अक्सर उस वक्त। तो जब मैं क्लास में बैठा होता था अपनी स्कूल में, तो तब भी मुझे कभी कभी ये स्मृतियाँ आ जाती थी। ये स्मृतियाँ जो होती हैं वो कभी जाती नहीं है आसानी से, माइंड में सेट हो जाती है। तो मुझे लगता था कि इंसान मरते क्यों हैं, और सभी इंसान, इतने सारे लोग मरते हैं, उनके रिलेटिव्स को इतना दुख होता है, तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। तो मेरा मन बहुत परेशान रहता था उस वक्त। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो और ये सब चीज़ें देखी, कई सारी चीज़ें, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो फिर माइंड में क्वेश्चन आने लगते हैं कि इंसान मरने के बाद क्या होता है इंसान का, वो जन्मता कैसे है, मरता कैसे है। बहुत सारी चीज़ें प्रचलित थी समाज में, तो कई सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अलॉन्ग विद आंसर्स, वो आंसर्स ऐसे जिनका कोई सर पैर नहीं होता था। यानी कि मरने के बाद कोई तारा बन गया या फिर कोई कुछ बन जाता है और वो वहीं पे रहते हैं, इस तरह के। तो उस वक्त लगता था हाँ शायद होता होगा ऐसे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो फिर और चीज़ें देखने लगा। तो कई बार तो मैं ऐसा होता था कि टीवी पर, टेलीविज़न पर कोई ऐसी मूवी आ रही होती थी इमोशनल वाली, तो उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था। तो सेंसिटिव पर्सन के साथ ही होता ही है ऐसा। तो बात और आगे बढ़ी तो फिर मुझे महसूस होने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं देखता हूँ कि सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, मेरा अटैचमेंट असल में नेचर के साथ भी बहुत गहरा है, यानी कि प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, जानवरों के साथ। तो मैं देखता था कि जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली में कुत्ते होते हैं सभी के, और तो कुत्ते ये भी हैं, और एक डॉग्स वो भी होते हैं जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे, आखिर कौन कर रहा है ये डिफरेंस, या फिर जो लोग अमीर हैं वो बहुत अमीर क्यों हैं, जो गरीब हैं वो गरीब क्यों हैं। तो क्यों 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 यानी बाय इतने वायस थे मेरे दिमाग में कि जिसके जवाब तो किसी के पास थे ही नहीं। जैसे कि मरने के बाद यदि कोई इंसान मर भी जाता है तो फिर आखिर होता क्या है, और इंसान जन्म लेता ही क्यों है, किन कारणों से मरता है, XYZ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा यदि मैं सारे बताने लगूँ। तो धीरे धीरे मैं गुरुजी से जाके डिस्कस करता था इसके ऊपर। तो गुरुजी ने मुझे बताना शुरू करा, तो मुझे लगा इससे बेहतर जवाब मुझे नहीं मिल सकता होता विद लॉजिक। तो तब मुझे महसूस हुआ, तो मैं गुरुजी से बहुत सारी और चीज़ें पूछता था, जैसे कि कितने सारे मत होते हैं, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में ले लीजिए आप, शैव मत, वैष्णव मत, अघोरी लोग होते हैं, या फिर जैनिज्म में, बुद्धिज़्म में। तो इन सबसे रिलेटेड मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, जिन्हें मैं जाके धीरे धीरे गुरुजी से पूछता था। और गुरुजी ने अकॉर्डिंग टू माय मेंटल स्टेट, मेंटल लेवल स्टेट भी होता है कि ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो तो गुरु हैं, वो अवतरित गुरु हैं, और ऐसे नहीं है कि जिनके आज कोई गुरु है, वो एक उद्देश्य लेके पैदा हुए हैं। यानी कि जो हमारे गुरुजी हैं वो एक उद्देश्य लेके पैदा हुए हैं, जो उद्देश्य है, पैदा नहीं कहूँगा अवतरित होते हैं लोग। और अवतरित ये अपनी प्रकृति को वशीभूत करके अवतरित होते हैं, हम लोगों की तरह नहीं है, जो कि हम लोग अभी कर्मों के बंधन से ही मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसीलिए हमें गुरु बनाने पड़ते हैं,
जिससे कि हमें एक सच्ची गाइडेंस मिल सके सारे काम करते हुए। ऐसा नहीं कि कोई काम गुरुजी आपको बोलेंगे कि कोई काम छोड़ दो, आप गुरुजी के भक्त बन जाएंगे। तो गुरुजी के साथ रहकर, गुरुजी के सानिध्य में रहकर मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने देखा है लोगों को वहाँ आते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, और गुरुजी का उनके प्रति जो नज़रिया होता है, जिस तरह से वो उनकी बात का विवरण करके उन्हें समझाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने महसूस करी हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप यदि एजुकेशन लाइफ में है अभी, तो आपको वो ऐसा नहीं कहेंगे कि अब एक काम करना, आप गृहस्थ मत करना या शादी मत करना और लंगोटा खींचो और यहाँ बैठ जाओ, मेरे साथ रहो, या फिर इस तरीके की बातें जो कि लोग डरते हैं करने से, जाने से या गुरु बनाने से कि वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक जो सिद्ध गुरु होता है, जो सच्चा गुरु, वो कभी ऐसे नहीं करते और हमेशा आपको सच्ची गाइडेंस देंगे, जिससे कि आप अपने आत्मा के लेवल को, जो आज जहाँ पे भी हैं आप, उसको विस्तृत कर सकें। और यही मुख्य उद्देश्य होता है एक आत्मा का, सारे काम करते हुए जानना। ऐसा नहीं कि कोई काम आप गिव अप कर देंगे या कोई काम आप स्किप कर देंगे तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। सारे दौर से आपको गुजरना पड़ता है और वो आपको मोटिवेट करते हैं। आपके भीतर जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सर्वश्रेष्ठ ध्यान विधि जो कि रेही क्रिया योग ध्यान विधि है, वो हमारे गुरुजी ने डेवलप की है, जिससे कि लोग अपनी आध्यात्मिक प्लस भौतिक उन्नति कर सकें, दोनों का तालमेल बना सकें और भोग और योग का संयोग बनाकर अपने जीवन को एक बहुत बेहतरीन डायरेक्शन दे सकते हैं। और अब तो ये रेही क्रिया योग ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा। उसके लिए आप क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और सर्वप्रथम गुरुजी ने ये घोषणा की है कि स्त्रियों के भी बीज मंत्र अलग हो सकते हैं, यानी कुंडली जागरण के जो बीज मंत्र हो सकते हैं वो भी पुरुषों से अलग है। इसीलिए किसी स्त्री की आज पूर्ण रूप से जागृति नहीं हो पाई है। तो वो आपको मिलेगा सत्याश्मी धर्म ग्रंथ में, जो कि गुरुजी द्वारा रचित धर्म ग्रंथ है, जिसे मैं कहूँगा कि सत्याश्मी धर्म ग्रंथ इज द नीड ऑफ द आवर। आज की बहुत ज़रूरत है लोगों को उसको पढ़ने की, अपने घरों में स्थापना करने की उसकी, क्योंकि उसमें अनगिनत अनसुलझे प्रश्नों के जवाब इतनी सहजता से, सटीकता से और विद लॉजिक, विद एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल के साथ दिए हुए हैं कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे अपने आप ही। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग लेंथ प्रोवाइड ना करते हुए सम अप करना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा कि गुरु का हमारे जीवन में, यानी कि एक इंसान के जीवन में गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। हालांकि ये कि स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस इस तरह से होती हैं जैसे कि गुरुजी अपने कई सत्संग की वीडियोस में बता भी चुके हैं। यदि आपका प्रारब्ध इतना मजबूत नहीं है, आपके पूर्व जन्मों के कर्म इतने मजबूत, इतने दृढ़ नहीं है कि वो आपको एक सदगुरु से जोड़ सकें, या फिर आप अभी इस बात को समझने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं कि हाँ हमारे भी गुरु होने चाहिए या हमें गुरु बनाने चाहिए, हमारा मन नहीं करता गुरु बनाने का, क्योंकि हम तो शिव जी की ही पूजा करेंगे या हम तो हनुमान जी की ही पूजा करेंगे, राम जी की, किशन जी की, XYZ जितने भी भगवान हैं आप उनको अभी फॉलो करते हुए उनकी आराधना कर रहे हैं। तो आप इस गुरु पूर्णिमा पर ठीक है उन्हीं की आराधना कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, और लेकिन बस एक करिए, क्योंकि एक को साधना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। गुरुजी सदैव कहते हैं कि एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाएं, यानी कि किसी को कर रहे हैं है ना, तो किसी एक भगवान को पूजे, ना कि अनेकों को। और फिर यदि आपका किसी जन्म में इतना प्रारब्ध मजबूत हो जाएगा, आपके कर्मों का फल इस रूप में मिलेगा कि आपको किसी सदगुरु से जुड़ने का मौका मिले, तो बहुत अच्छी बात है। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि गुरु बनाने चाहिए, तो फिर आप देख लीजिए, आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि यदि आपके पास गुरु होंगे और आप उनका दिया मंत्र जाप करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। फिर तो आपके ये समझिए कि आपकी जो एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो ट्रैक पर चढ़ जाएगी और फिर वहां पे आप सफर करेंगे सारी चीजों के साथ, तो वो तो एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो गुरुजी के द्वारा जितनी भी खोज की गई हैं और वो सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट खोज हैं जिन्हें आज लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत ऊंचे लेवल पर अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये आप यूट्यूब चैनल पर देख ही सकते हैं। गुरुजी का यूट्यूब चैनल है स्वामी सत्येंद्र जी के नाम से, जिसे कि इजीली आप फाउंड कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो पहली चीज़ थी उसमें रेही क्रिया योग, और सेकेंड नंबर पे आपका ये पक्षी योग, थर्ड आता है आपका ये सत्याश्मी धर्म ग्रंथ। आप जब इन तीनों चीज़ों का मेल और
देखेंगे तो एक सर्वश्रेष्ठ पैकेज है और तीनों से ही असीम लाभ आपको मिल सकता है यदि आप इसे पूरे विश्वास के साथ और डेडिकेटली फॉलो करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सत्यम सिद्धांत।
Channel, I am Yatendra. In this short video I'm gonna tell you about one of my plant. Its scientific name is Prosopis cineraria, which is also known as शमी वृक्ष, यानी जिसे हिंदी में हम शमी वृक्ष कहते हैं। इसकी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बहुत दिनों बाद फ्लावर खिला है, यानी कि जो इसका फ्लावर है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इस पर फ्लावर काफ़ी दिनों बाद खिला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप देखिए इसका जो फ्लावर है वो ऐसा लगता है जैसे छूने में बहुत ही सॉफ्ट, इसके ब्रशेस जैसे होते हैं। जैसे एक होता है ना बॉडी स्पॉन्ज, जिससे नहाते हैं, बॉडी स्पॉन्ज होता है एक, उसकी तरह दिखता है इसका फ्लावर। और इसके फ्लावर में 2 कलर्स होते हैं, यानी 2 रंग का फ्लावर होता है इसका। जो होता है पीछे से होता है पिंकिश कलर और आगे की ओर से होता है ये गोल्डन येलोइश कलर। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये फ्लावर। और इस फ्लावर की ख़ास बात ये है कि एक बार ब्लॉसम के बाद, यानी कि एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक ये बरकरार रहता है इसी तरह एक ही फॉर्म में, यानी कि इसकी खूबसूरती कई दिनों तक बरकरार रहती है और ढलता नहीं है ये। और जब हम इसे छूकर देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि हाँ कितना सॉफ्टनेस है इसके, मतलब एक तरह से इस तरह से दिखता है जैसे कि सफाई करने वाला ब्रश होता है ना, कोई क्लीनिंग ब्रश होता है, उस टाइप का फ्लावर होता है इसका। दूर से देखते ही बनता है इसका फ्लावर, इतना खूबसूरत होता है इसका फ्लावर। और इस प्लांट पर कांटे भी होते हैं, यानी थॉर्न्स भी होते हैं, लेकिन वो इसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं डालते। बट हाँ थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, जब इसकी केयर करते हैं तो लग सकता है वो हाथ में इसका कांटा लग जाता है कभी कभी, बट केयरफुली करेंगे आप तो नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो प्लांट है ये असल में डेजर्टेड एरियाज़ में ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि अपना राजस्थान हुआ, या जहाँ सूखी मिट्टी होती है, जहाँ नमी कम होती है, वहाँ पे ये खुद ब खुद उग जाता है और एक अच्छा खासे पेड़ की फॉर्म ले लेता है, और वहाँ पे इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।